पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से केदो पद्मेश का नमस्कार। पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, सभी भारतीयों के लिए। किसी न किसी रूप में पितरों की कृपा हम सबको चाहिए, और जब पितरों की कृपा होती है तो रुके हुए कार्य संपन्न हो जाते हैं। कई जन्म पत्रिकाओं में पितृदोष होता है, उसके लिए भी ये कालखंड उत्तम है कि आप नियमित रूप से, और इसमें कोई ऐसा नहीं है जिसके कारण से आपको दैनिक दिनचर्या में किसी प्रकार का व्यवधान हो। एक थाली ले लेते हैं, किसी की भी धातु की हो सकती है, उसमें जल भर लेते हैं, अंगुली में कुश की बनी हुई कुशा पहन लेते हैं, जिसे आम भाषा में पैंती कहते हैं। काला तिल जौ को मिला लेते हैं और इस प्रकार से उंगली से और इस तरह से हम तर्पण करते हैं। 3 पीढ़ी माता के पक्ष को और 3 पीढ़ी पिता के पक्ष को हम तर्पण करते हैं। इस तर्पण से अगर उनकी मुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि हिंदुओं में पुनर्जन्म का सिद्धांत है, वेद व्यास ने एक प्रकरण में एक घटना का उल्लेख किया। जब युद्ध समाप्त हो गया महाभारत का, तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब 14 जनवरी आए, जब सूर्य उत्तरायण हो और हम अपना शरीर का त्याग करें। उनके मन में एक विचार कौंधा कि मैंने जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं किया है, कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जिसके कारण से मुझे इस तरह का दर्द, पीड़ा और मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ रही हो, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। एक दिन अचानक वो उनके आँखों से अश्रुधारा बहे। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन ने पूछा, द्रौपदी ने पूछा, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं बोल रहे थे, मौन थे। महाराज विदुर के पास जब इस समाचार पहुंचता है तो हाथ जोड़ करके उनके पास निवेदन करते, उनको भी उन्होंने किसी प्रकार का जवाब न दिया। विदुर ने संदेश कृष्ण जी को पहुंचाया। जब कृष्ण पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 जन्म का स्मरण है। 3 जन्म के स्मरण में मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया है जिससे से मृत्यु। भगवान कृष्ण ने उनके आज्ञा चक्र को जागृत किया। कहा, पितामह, 7वें जन्म में आप रथ से निकल रहे थे, एक नाग नागिन का जोड़ा रास्ते में कलरव कर रहा था। आपने हटाने का प्रयास किया, जब वो नहीं हटे तो आपने बाण से
उनको छलनी कर दिया और वो उछल करके एक बबूल के पेड़ में लटक गए। बबूल के कांटे उनके शरीर में घुस गए, जिससे बूंद बूंद टपक टपक करके उनके प्राणों का अंत हुआ। ये घटना महाराज महात्मा वेद व्यास द्वारा महाभारत में उल्लेख है। इसका तात्पर्य है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत भगवान कृष्ण ने भी प्रतिपादित किया, भीष्म पितामह ने भी प्रतिपादित किया। तमाम सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें भगवान कहते हैं अगले जन्म में आपको हम इस तरह का वरदान दे रहे हैं, आप इस तरह के होंगे। लेकिन ये तो महाभारत में उल्लेख है जिसको गणेश जी ने ही लिखा। तो जब पुनर्जन्म का है सिद्धांत और हम सब पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो हमारे जो माता पिता, हमारे दादा दादी, नानी नाना, उनकी मृत्यु हुई है, उनको जन्म कैसा मिला कर भटक रहे हैं। हमारे यहाँ प्रेत योनि भी होती है। जब आप तर्पण करते हैं, किसी परिजन की मृत्यु होती है, तो उसको जीव के लिए प्रेत शब्द का प्रयोग किया जाता। 13 दिन के जो क्रिया होती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पुरखे भटक रहे हों, किसी ऐसी योनि में हों जिससे वो मुक्त चाहते हों। तो हम उनका तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। श्राद्ध कर्म उस दिन होता है जिस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हुई होती है। उस तिथि को 15 दिनों, मान लीजिए पूर्णिमा को हुई है, तो पूर्णिमा प्रतिपदा से और अमावस्या के बीच में नहीं पड़ेगी, इसलिए पूर्णिमा का श्राद्ध 10 तारीख को होगा, पूर्णिमा के दिन ही होगा, एक दिन पहले से। पितृपक्ष प्रारंभ होंगे 11 सितंबर से और पितृ विसर्जन 15 दिन बाद ही होंगे। तो ये एक व्यवस्था सदियों से चली आ रही है। हम सब विश्वास करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जो है, जब आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो आपको अनुभूति भी होती है। जो उनको आप प्रसाद में दे लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आपको लगता है कि आप वो प्रसाद जो घर में अन्य लोगों के लिए बना है, उससे अलग इसमें एक प्रकार का सुगंध और स्वाद है। आप सब जिनकी आस्था है, अपने पितरों को तर्पण अवश्य करें। तर्पण का जो समय है वो आपकी सुविधा के अनुसार है। हम श्राद्ध कर्म करते हैं दोपहर के बाद, तर्पण हम कर लेते हैं दोपहर से पहले। आप 6 बजे भी सोकर उठते, नहा धोकर के तैयार होते, आप तर्पण कर सकते हैं। तो इसमें आपका व्यय भी नहीं है, समय नष्ट नहीं है, आपकी क्रिया जो दैनिक हैं उनमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। केवल एक दिन जरूर श्राद्ध के दिन थोड़ा सा आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो श्राद्ध कर्म करिए, पितरों को तर्पण करिए, निश्चित रूप से आपके घर की जो गृह कलह है वो शांत होगी। दूसरी सावधानी इसमें क्या रखनी है? सावधानी ये रखना है कि जो देहरी होती है, एक कमरे से दूसरे कमरे के बीच का जो स्थित, घर से बाहर से आने के अंदर घुसने के बीच की जो जगह होती है, उसको देहरी कहते हैं। देहरी का पूजन करना ना भूलिए। जिस प्रकार से आप देव की पूजन करते हैं उस तरह से देहरी का पूजन करिए। जल अर्पित करिए 4 बार, उनको पुष्प अर्पित करिए, अक्षत अर्पित करिए, और जो भोग है, भोजन आपका बना हुआ है, उसको भी अर्पित करिए और आरती करिए, दीपक वहाँ जला दीजिए। उनसे नियमित रूप से करिए कि हे पितरों,
आप मेरे परिवार पर, मुझ पर कृपा करें, जो व्यवधान है वो दूर हो, जो मुझसे गलतियाँ हों उनको क्षमा करें, और आप स्वर्ग में लोक में जो है रहें, और जब आप चाहें तो पुनर्जन्म ले लें। ये आप उनसे प्रार्थना करिए, उन्हें प्रणाम करना न भूलिए। भूल करके भी देरी पर जूते या चप्पल जो भी पहनते हैं वो कभी भी मत रखिए, पितृपक्ष के बाद भी और उस कालखंड में भी। इससे आप देखेंगे कि किस तरह से आपके घर में आर्थिक समृद्धि हो रही है। बेटी का विवाह सुंदर है, आपके पास पैसे हैं, फिर भी नहीं हो रही हैं। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से 1 वर्ष के अगले साल पितृपक्ष जब आएंगे उससे पहले बेटी का विवाह भी होगा। ये मेरा अपना अनुभव भी है, और जिन लोगों को मैं बताता हूँ वो लोग भी सफल हुए हैं ऐसा करने के बाद। एक पर्व और 17 सितंबर को है। दुनिया का जो वास्तु है वो हमारे देश भारत से ही दुनिया में वास्तु गया है, और वो शिल्पी थे विश्वकर्मा जी। उन्होंने ऐसे ऐसे अद्वितीय चीज़ों का निर्माण किया। भगवान विष्णु की जो सैया है वो कहते हैं कि विश्वकर्मा जी ने निर्मित की। लंका का निर्माण जो स्वर्ण की थी उसका उन्होंने किया। तो अद्भुत चीज़ों का पहला दुनिया का जो जहाज़ था पुष्पक विमान, उसको भी कहते हैं विश्वकर्मा जी ने। तो उनको स्मरण करना चाहिए। घर के जितने वास्तु हैं, दोष हैं, उस दिन जरूर करना चाहिए ताकि विश्वकर्मा जी की कृपा हो। अब हम चलते हैं ये सप्ताह। ये सप्ताह है पितृपक्ष का, 11 से लेकर के 17 के बीच में। इसमें सूर्य का परिवर्तन होगा, सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा आखिरी दिन। उससे पहले सिंह में है, शुक्र उसके साथ है। तो जिनकी राशि मेष है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। व्यस्तता बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। उनके लिए 11-12 की तिथियां काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायी होंगे। लेकिन मन खिन्न कहीं से हो सकता है। और 13, 14, 15 को भावुकता पर नियंत्रण रखें। व्यर्थ की उलझने किसी रिश्तेदार से, किसी पारिवारिक सदस्य से मिल सकती है। और 16, 17 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, धार्मिक प्रयास सार्थक होंगे, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी राशि वृष है उनके लिए भी व्यावसायिक दृष्टि से आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। नया पद या नया अनुबंध की दिशा में अगर प्रयास कर रहे हैं तो उस दिशा में भी कुछ सुख समाचार मिल सकता है। व्यावसायिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। धन यश तो वृद्धि होगा ही, रिश्तों में भी मजबूती आएगी। 11-12 की तिथियाँ शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र के लिए अच्छी हैं। संतान के बारे में सुखद समाचार मिलेगा। लेकिन 13, 14, 15 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी, आर्थिक मामलों में भी जोखिम न उठाएं। उसके बाद में 16 और 17 काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जिनकी राशि मिथुन है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कन्या में आपका स्वामी बुध जो है चौथे होगा। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी, लेकिन स्वास्थ्य में जो है उदर विकार, त्वचा का रोग, फोड़े फुंसी के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कीड़े मकोड़े बरसात के बाद में बहुत निकलते हैं, उनके काटने से भी परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। 11-12 को महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता है। घर की मुखिया अगर महिला है तो उसका भी सहयोग मिलेगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा। उसके बाद में 13, 14, 15 काफ़ी महत्वपूर्ण हैं शिक्षा प्रतियोगिता के लिए भी, उपहार या सम्मान के लिए भी। लेकिन 16, 17 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझने रहेंगी। जिनकी कर्क राशि है, कर्क का मतलब चंद्रमा की राशि, तो कहीं न कहीं भावुकता बढ़ सकती है। भावुकता के कारण से मन अशांत हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, खास तौर से मानसिक रोग के लिए। इतनी भावुकता न बढ़े
कि जिससे रिश्ते खराब हों, लापरवाही भी ठीक नहीं है, उस मामले में सचेत रहने की आवश्यकता है। 11-12 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। आर्थिक मामलों में भी प्रगति होगी, यश कीर्ति में प्रगति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। 13-14-15 को शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, और 16-17 को प्रतियोगी परीक्षा, यश और कीर्ति में लाभ मिलेगा। जिनकी सिंह राशि है, शासन सत्ता का सहयोग मिल सकता, उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती होगी, लेकिन स्वास्थ्य के कारणों से या विरोधी के कारणों से कुछ तनाव भी रहेगा, तो उस दिशा में थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। खास तौर से 11-12 ऐसी तिथियां हैं जिससे मन शांत हो सकता है, कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिसके कारण से मन शांत हो। लेकिन 13-14-15 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, और 16-17 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति मिलेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। जिनकी कन्या राशि है, आपकी राशि पर आपका स्वामी बुध है, वो रहेगा, तो पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 11-12 की तिथियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहीं 13-14-15 थोड़ा सा व्यस्तता रहेगी, थोड़ा सा मन खिन्न हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। 16-17 को पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी तुला राशि है, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में निकटता आएगी, लेकिन वहाँ 11-12 का मन अशांत होगा, भाई बहनों के कारण से चिंतित रहेंगे, उनके व्यवहार से चिंतित हो सकते हैं। लेकिन 13-14-15 को पति का सहयोग या पत्नी का सहयोग आपको मिल सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। वहीं 16-17 को मन खिन्न रहेगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी राशि वृश्चिक है, उनके लिए भी ये सप्ताह थोड़ा सा उतार चढ़ाव का रहेगा। क्रोध पर, वाणी पर संयम रखें, कुछ ऐसा न करें जिससे चले आ रहे रिश्तों में तनाव का सामना करना पड़े। 11-12 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, आर्थिक प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। लेकिन 13-14-15 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है, विरोधी सक्रिय हो सकता है, कुछ व्यवसायिक परेशानी भी मिल सकती। लेकिन 16-17 को चली आ रही समस्या का समाधान होगा, रास्ते निकलेंगे, उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी धनुराशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्थिक मामलों में भी सचेत रहने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं अर्थ की समस्या आपको तनाव देगी, व्यर्थ की उलझनें भी रहेंगी। 11-12 को सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से कलह जैसी स्थिति का भी जन्म हो सकता है। 15, 16, 17 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 13, 14, 15 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। और 16, 17 को तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। जिनकी मकर राशि है, लोभ की सीमा बढ़ सकती है। लोभ बुरी बात नहीं है, लेकिन अधिक लोभ होना खराब है कि हर समय केवल हम अपने ही इंटरेस्ट को देखें, ये अच्छी बात नहीं है। कुछ ऐसा ही वातावरण रहेगा जिससे कुछ पारिवारिक समस्याएं भी आ सकती हैं, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। 11-12 को सावधानी रखने की आवश्यकता है, भाई बहनों से भी रिश्तों में तनाव आ सकता है। 13, 14, 15 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा। लेकिन 16, 17 को संतान के कारण तनाव मिल सकता है, वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती है। जिनकी कुंभ राशि है, व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कुछ आर्थिक समस्याएं भी रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की उलझनें भी हो सकती हैं। 11-12 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, या
गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 13, 14, 15 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। और 16, 17 को मन खिन्न हो सकता, किसी अपने के कारण से ही स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी मीन राशि है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। नए अनुबंध, यात्रा, देशाटन इस तरह का लाभ मिल सकता है। धन का भी लाभ मिल सकता है। 11, 12 कुछ ऐसी तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के में भी सुधार होगा। और 13, 14, 15 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 17, 18 को आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती होगी। पितृ आप पर कृपा करें और भारत पर विश्वकर्मा जी की कृपा हो। हम भी ऐसे उपकरणों को, ऐसी तमाम सारी चीज़ों का निर्माण कर सकें जो विश्व में भारत की ख्याति हो। आपके परिवार के लिए पितरों की कृपा हो।